और कमा करके रख दिए, फिर भी कमा रहे हैं, और कमाने में आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, फिर जितना खर्च करें उतना आ जा रहा है। इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम डायनेमिक इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। क्या क्या लोगों ने डिमांड किया, मॉडर्न आर्मी चाहिए, इफिशियंट ब्यूरोक्रेसी चाहिए, और क्या चाहिए भाई, डायनेमिक इकोनॉमी चाहिए। इसको कहते हैं प्रगतिशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, द एब्सोल्यूशन ऑफ द फ्यूडलिज्म एंड द सैफ्रोडम, मतलब दासता, सैफ्रोडम मतलब दासता, दास बनाए जाते थे ना, दास उस समय खरीदे भी जाते थे, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, दास को खरीदा और बेचा जाता था। इस तरह की व्यवस्था चाहते थे कि जो दासता वाली व्यवस्था वो रहे, आधुनिक नौकरशाह रहे, आधुनिक आर्मी रहे, ठीक है, नौकरशाह रहे, हमारी संपत्ति के क्या हो, सुरक्षा हो, मोनार्ची हो, चर्च हो, ये सब कुछ चाहते थे। तो ये सब कुछ कब था, 1789 के पहले, और 1789 के बाद ये सब कुछ बदल चुका था। आग लगा कहां से, फ्रांस से, फैला कहां पर, पूरे यूरोप में, जिसका असर पड़ा पूरे यूरोप से ये व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर से नेपोलियन के मृत्यु के बाद एक नया जब कंजर्वेटिव आया तो इनकी ये ड्रीम हो गई कि पहले वाली व्यवस्था हमको शासन में चाहिए। ठीक है, सैफ्रोडम वगैरह हो गया। उसके बाद स्ट्रेंथेंड मोनार्ची ऑफ यूरोप, स्ट्रेंथेंड, ये सब मिल करके हमारे मोनार्ची को, यानी राजतंत्र को क्या बनाएंगे, स्ट्रेंथेंड बनाएंगे, मतलब मजबूत बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर इजीली आपसे पूछ सकता है कि व्हाट वाज द डिजायर, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ अ कंजर्वेटिव आफ्टर 1800, क्या चाहते, किस तरह की सरकार चाहते। ठीक है, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, 1815 के बाद यूरोपियन पावर का रिप्रेजेंटेटिव, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में, सबको तो मुख्य मेनली समझना है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, इसका मतलब क्या। अच्छा एक चीज बताओ, हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको आज क्या कहते हो। If somebody asks you that who is the representative of your constituencies, आज के आधुनिक लोकतंत्र में आपके चुनावी क्षेत्र का प्रतिनिधि कौन है, एमपी और एमएलए। उसी तरीके से यहाँ पर सब क्या कर रहा है, यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि, मतलब पूरे यूरोपीय देश किसके इशारों पर चलते थे। तो उस समय कौन कौन से देश थे भाई, ब्रिटेन था, मतलब ये देश आगे बढ़ते थे तो बाकी सारे देश क्या करते थे, इसको फॉलो कर देते। एक तरीके से नेता थे किसके, यूरोपीय देशों के। कौन कौन से थे, ब्रिटेन था, रशिया था, प्रशिया था एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया मीट इन वियना। ये वियना, ये जो सर्किल किया मैंने इंपॉर्टेंट, वियना, वियना में मिले। कौन कौन से थे, ठीक है। अब आप जाओगे 1815 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, अब बताओ, 1900, 14 to 1918। आप बताओ कि ये सारे जो भी देश अभी अंडरलाइन किए गए, ठीक है, कहीं ना कहीं का रोल है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, है कि नहीं है। यहां पर स्पष्ट इसीलिए लिखा है कि 1815 के बाद यूरोपीय पावर ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया मीट इन वियना। इसको क्या कहेंगे हम, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ट्रीटी ऑफ वियना, पढ़ा चुके हैं। ट्रीटी ऑफ वियना हम लोग पढ़ेंगे ना, कब हुआ था, 1815। ये वही चीज कर रहा है कि ये लोग वियना में क्या हुआ, एक साथ मिले। किस लिए मिले, ये भी है, टू ड्रॉ अप द सेटलमेंट फॉर यूरोप, ताकि यूरोप को एक सही तरीके से क्या किया जाए, स्थापित किया जाए। क्वेश्चन है ये, क्या लिखेगा भाई क्वेश्चन में, व्हाट इज वियना पैक्ट। तो वियना पैक्ट किसके किसके साथ बीच में हुआ, किसके किसके बीच, ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रशिया। ठीक है, क्लियर हो गया, वियना याद रहेगा।
क्या था अगला? द बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू द पावर। मैंने बात पहले ही बता दिया। इस बर्बन डायनेस्टी को क्या किया गया था? ओवर थ्रोन किया गया। एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन द कंजर्वेटिव अगेन वांट टू रिस्टोर इट। फिर से वो क्या चाहते थे? इसको रिस्टोर करना चाहते। ठीक है जी। एंड फ्रांस लॉस्ट देयर टेरिटरी। देखो, फ्रांस लॉस्ट देयर टेरिटरी, यानी फ्रांस ने बहुत सारे देश को अपने अधीन कर लिया था। तो जब अधीन किया था तो फ्रांस की सीमा क्या हो चुकी थी? बहुत बड़ा बन के वियना समझौता हुआ। तो फ्रांस का जो रियल टेरिटरीज है अब वही उसके पास क्या हो गया? रह गया। अब जिन जिन देशों को उसने ऑक्युपाई किया था, विक्ट्री किया था, जीता था, वो सारे देश की सीमाएं क्या हो गई? उसके हाथों से छूट गई। ठीक है, क्योंकि अब फ्रांस में कोई ऐसा नहीं था नेपोलियन की तरह जो उनको कन्फाइंड कर सके। इसलिए फ्रांस के हाथों से धीरे धीरे जीती हुई सीमाएं क्या होने लगी? छूटना शुरू हो गई। मतलब उसे छीन लिया गया। किसके द्वारा? कंजर्वेटिव्स के द्वारा। इसीलिए बैठक भी हुई थी कहां पर? वियना। ठीक है ना। फ्रांस लॉस्ट देयर टेरिटरीज। ठीक है, अपनी सीमा को क्या कर दिया? उसने खो दिया। इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। जो नेपोलियन के शासन काल में जिन सीमाओं को जीत करके और फ्रांस की सीमा में क्या कर दिया गया था? मिला दिया गया था। उन सीमाओं को उससे क्या कर दिया गया? छीन लिया गया। कब से? आफ्टर पैक्ट ऑफ वियना। वियना पैक्ट के बाद उससे ये सीमाएं क्या कर ली गई? छीन। अब हम लोग पढ़े हुए हैं कि उसकी सीमा को छीन करके और अलग अलग देशों की चौकसी बढ़ा दी गई। नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में। याद है? एक ग्राफिक बनवाया है। ठीक है ना। क्लियर हो गया ये? उसके बाद कह रहा है कि द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब कह रहा है कि जो लिबरल्स थे वो क्रिटिसाइज करते थे। किसके ओपोनेंट हो गए लिबरल्स? कंजर्वेटिव्स के। जो कंजर्वेटिव्स ने किसको ये किया था? बैन किया था? फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो बाध्य की गई थी, खत्म कर दिया गया था। उसको लिबरल चाहते थे कि क्या किया जाए? भाई आजादी दी जाए, प्रेस की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्लियर। अगला टॉपिक क्या है भाई? द रेवोल्यूशनरी। फिर से बता दूं, रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी। चले। इन 1815 सेक्रेट सोसाइटी वाज फॉर्म। एक तरफ ये डेवलप हो रहे थे, कौन? कंजर्वेटिव। दूसरी तरफ जो रेवोल्यूशनरीज थे वो अंडरग्राउंड हो चुके। डर था, क्योंकि पूरे यूरोप में दबदबा किसका था भाई? कंजर्वेटिव्स का। तो जितने भी यूरोपियन थे, जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, दे वर अंडरग्राउंड। लेकिन अंडरग्राउंड होकर के उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। देयर ओपिनियन, देयर माइंड, देयर वर्क टोटली वाज अगेंस्ट द कंजर्वेटिव। उनके दिमाग, उनके काम, ठीक है ना, वो सब कुछ किसके अगेंस्ट में काम कर रहा था? कंजर्वेटिव्स के काम अंडर काम कर रहा था, अगेंस्ट में काम कर रहा था। इसलिए वो अंडरग्राउंड थे, छुपे हुए थे। अंडरग्राउंड का मतलब छुपे हुए थे, और छुप करके कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में क्या कर रहे थे? षड्यंत्र रच रहे। उसी तरह का एक षड्यंत्रकारी है, उसी तरह का एक क्रांतिकारी है जिसका नाम है जोसेफ मैथन। पढ़ेंगे हम लोग। सेक्रेट सोसाइटी वाज फॉर्म इन द मेनी यूरोपियन स्टेट। मेनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन मतलब प्रशिक्षित करना। ठीक है, ट्रेन करना रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडिया। छुप करके बहुत सारे सेक्रेट सोसाइटी यानी गुप्त संगठन। सेक्रेट सोसाइटी का मतलब गुप्त संगठन बनाए जा रहे थे। क्यों बनाए जा रहे थे भाई? ताकि हम जो रेवोल्यूशनरीज है, क्रांतिकारी है, उनको क्या कर सके? ट्रेन कर सके एंड स्प्रेड देयर आइडिया। और जो ट्रेनिंग लिया हुआ है विचारधारा, वो अलग अलग जगहों पर इस विचारधाराओं को फैला सके। ठीक है। रेवोल्यूशनरी अपोज का मतलब रोकना। रेवोल्यूशनरी अपोज मोनार्चिकल फॉर्म्स, मतलब राजतंत्र के क्या करते थे? विरोध करते थे। फ्लाई टू लिबर्टी एंड फ्रीडम,
ये चाहते थे कि हर किसी को क्या मिलना चाहिए भाई, लिबर्टी मिलनी चाहिए और सबको फ्रीडम मिलना चाहिए। द इटालियन रेवोल्यूशनरी जेसप मैजनी, अंडरलाइन है, एमसीक्यू भी है, बिग क्वेश्चन भी है, बता चुके हैं। क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेसप मैजनी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, इटालियन यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हुआ जेसप मैजनी, जेसप मैजनी वाज इटालियन रेवोल्यूशनरी। ठीक है जी, जेसप मैजनी बॉर्न इन जेनेवा, ये एमसीक्यू है, जेनेवा में जन्म हुआ उसका इन 1817, 1807 में उसका जन्म हुआ। फॉर्म्ड 2 more अंडरग्राउंड सेक्रेट सोसाइटी, फर्स्ट यंग इटली, कहां पर, मार्सिलिस। ये सारा एमसीक्यू है। पहला उसने सेक्रेट सोसाइटी कहां पर बनाया, मार्सिलिस में, और सेक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था, यंग इटली। ठीक है, आगे चलेंगे। सेकेंडली दूसरा क्या बनाया, ही फॉर्म द यंग यूरोपियन इन अ बर्न। 2 सेक्रेट सोसाइटी उसके द्वारा बनाया गया, कौन कौन सा, यंग इटली और यंग यूरोप। एक को बनाया मार्सिलिस में, दूसरा को बनाया बर्न। whose member were like minded young man from the Poland, France, Italy and German state। जो यंग इटली बनाया गया, यंग यूरोप बनाया गया, उसके जो मेंबर हुए, उसके जो सदस्य हुए, वो अलग अलग देशों से संबंध रखते थे, किसी एक देश से संबंध नहीं रखते थे। यानी ध्यान से समझना है, यहाँ पर जो यंग इटली बनाया गया, यंग यूरोप बनाया गया, ये किसी एक देश में संस्था नहीं बनाई गई, हर देश में इसकी संस्थाएं थी, और हर देश में जो अंडरग्राउंड सेक्रेट सोसाइटी बनाई जा रही थी, उसमें हर देश के नौजुवक क्या कर रहे थे, भाग ले रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ यंग मैन, ठीक है ना, हर देश के नौजुवक जो थे वो सेक्रेट सोसाइटी का क्या कर रहे थे, निर्माण कर रहे थे। किसके अगेंस्ट में, तो कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट। ठीक है ना, कौन कौन से देश शामिल थे भाई, इसमें पोलैंड में भी यंग इटली यंग यूरोप बनाया जा रहा था, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, सब हर जगह बनाया जा रहा था। ये भी खत्म हो गया आपका। ऑफ द एज ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब क्रांतिकारियों का युग। ये क्रांतिकारियों का युग कब से है भाई, 1830 से 1848। क्या करा है, इन जुलाई 1830 बर्बन किंग वेयर ओवरथ्रोन बाय लिबरल। बताया था पहले 1815 में इन्होंने प्रयास किया, 1815 में वियना समझौता हुआ, 1815 में वियना समझौता के बाद बर्बन डायनेस्टी को पुनः रिस्टोर किया गया। लेकिन पुनः 1830 आने के बाद क्या लिखा हुआ है, बर्बन किंग्स वेयर ओवरथ्रोन बाय लिबरल्स। 1830 में बर्बन डायनेस्टी को पुनः उखाड़ करके फेंक दिया गया, किसके द्वारा, उदारवादियों के द्वारा, लिबरल्स। ठीक है, लिबरल रेवोल्यूशनरी instated a constitutional monarchy with Louis Philippe। और फ्रांस में पुनः बर्बन डायनेस्टी को जब खत्म किया गया और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनी, तो वहां का राजा किसको बना दिया गया भाई, लुई फिलिपिन्स को। ये एमसीक्यू है, यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन डिड लुई फिलिपिन्स ऑक्युपाई और सिट ऑन द थ्रोन ऑफ फ्रांस, कब बैठा उसने, 1830 में। और यह जो फाइट था वो किसके द्वारा किया गया, तो लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा किया गया। यानी लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने, उदारवादी क्रांतिकारियों ने बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रोन किया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना, और राजगद्दी पर कौन बैठ गया, लुई फिलिपिन्स। जो सर्कल किया हुआ एमसीक्यू है ये, ठीक है। एट इट्स हेड मतलब देश का राजा बना, कौन, लुई फिलिपिन्स। द जुलाई रेवोल्यूशन, फिर जुलाई में क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, स्पार्क्ड एन अपराइजिंग, फैल गया। ये जुलाई जो रेवोल्यूशन था वो फैला इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। और इससे बेल्जियम क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम से बाहर निकल गया। यानी बेल्जियम का बन गया भाई, एक राजधानी बना दिया गया बेल्जियम।